एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई एम ऋचा गुप्ता विथ यू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग डील करने वाले हैं रैपिडली वेरीड फ्लो के बारे में। सो आई गेस मैंने आप लोग को ग्रेजुअली वेरीड फ्लो प्रोफाइल्स के बारे में हम लोग ने पूरा डिस्कशन कर लिया था। सो आई गेस कि जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए थे जो बेसिक्स रहते हैं, और बाकी मैंने आपको कहा था कि सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो आप कर लीजिएगा रिगार्डिंग ऑल द क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मुझे लगता है वो पेंडिंग वर्क्स आपने कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ रैपिडली वेरीड फ्लो। सो व्हाई टू वेट, लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग हेडिंग डालते हैं रैपिडली वेरीड फ्लो। नाउ अब अगर मैं रैपिडली वेरीड फ्लो की बात करूं, इफ आई टॉक रिगार्डिंग रैपिडली वेरीड फ्लो, तो आपने देखा होगा ये पार्ट हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो में भी डील कर चुका है। ठीक है, तब मैंने आपको उसके बारे में ऑब्वियसली जैसे ग्रेजुअली वेरीड के बारे में बताया था, वैसे ही मैंने किसके बारे में आपको बताया था, रैपिडली वेरीड फ्लो के बारे में बताया था। एंड वी हैड अ डिस्कशन रिगार्डिंग ग्रेजुअली वेरीड, रैपिडली वेरीड के बारे में हम लोग ने अच्छे से डिस्कशन किया था। बट मैंने आपको कहा था कि यही पार्ट्स जो है, यही जो आप लोग छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हो, ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर बनकर आएगा ऑब्वियसली। तो अब हम लोग की जो भी एनालिसिस होगी रैपिडली वेरीड फ्लो की, वो एक डिटेल्ड मैनर में होगी। तो सबसे पहली बात है, आई गेस आपको याद होगा कि रैपिडली वेरीड फ्लो क्या होता है। व्हाट इज रैपिडली वेरीड फ्लो, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि हम लोग ने ये चीज़ पढ़ रखी है। और क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग ऑब्वियसली हमारे इतने सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, पहले जीवीएफ तो पढ़ चुके हैं, और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, आरवीएफ बोलते हैं। तो रैपिडली वेरीड फ्लो क्या होता है? सिंपल सी बात है, नाम भी आपकी हेल्प करा बताने में कि वेन एवर द फ्लो पैरामीटर्स, जैसे फ्लो पैरामीटर्स की बात करो, जब वो चेंज होते हैं रैपिडली ओवर अ स्मॉल स्ट्रेच या एक स्मॉल डिस्टेंस में, अगर ये फ्लो पैरामीटर्स चेंज होते हैं, तो इस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिडली वेरीड फ्लो बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर जब ग्रेजुअली वेरीड में बात किया था, तो वहाँ पर ग्रेजुअल चेंज निकल कर आया था ओवर द लेंथ ऑफ द चैनल, और वो डिस्टेंस क्या था, किलोमीटर्स में था। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इफ आई टॉक हियर रैपिडली वेरीड फ्लो की, तो ये आपको स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डिस्टेंस यानी कि x मीटर्स में होगा, जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में वो मीटर्स में होगा चेंज का, एंड यू विल ऑब्जर्व रैपिडली वेरीड फ्लो। ठीक है, तो ये मैंने वैसे बता रखा था, व्हेन द फ्लो पैरामीटर्स या व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस rapidly over a small distance, it is termed as rapidly varied flow. अब आपको याद होगा जब मैंने आपसे बात किया था ग्रेजुअली वेरीड फ्लो की, दैट टाइम आई टोल्ड यू कि ये जो चेंज निकल कर आता है, स्पेसिफिकली वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि डैम है, आपको याद होगा, जिसमें फिर से एक बार छोटा सा बना के दिखा रही हूँ, जीवीएफ की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये इतना ग्रेजुअल होता है, जो चेंज निकल कर आता है कि इतना ग्रेजुअल होता है कि समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू सी दैट चेंज विद नेकेड आई, पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जनरली आप चेंजेस देख पाते हो। तो ठीक है, अब हम चेंजेस देख पाते हैं, तो बात ये निकल कर आती है कि रैपिडली वेरीड फ्लो का एग्जाम्पल क्या है, देख पाते हैं ना, तो पहले एग्जाम्पल बताओ। तो रैपिडली वेरीड फ्लो का एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक जंप। एग्जाम्पल इसको मिटा देती हूँ पहले, ये जीवीएफ के लिए बनाया था। रैपिडली वेरीड फ्लो का एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक जंप, और ये नाम आपको इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं, एंड इवन अभी गेट 2020 पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सेट 2 में आ भी चुका है इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वो तो बात करेंगे ही कैसा क्वेश्चन था उसके बारे में, उसके लिए टेंशन मत लो। बट आपको जस्ट बता भी रही हूँ कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ, थोड़े से कंसेप्ट से जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि रैपिडली वेरीड फ्लो का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोलिक जंप। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ
हाइड्रोलिक जंप is an example of rapidly varied flow. ठीक है, हाइड्रोलिक जंप एग्जाम्पल होता है. अब बात ये निकल के आती है अगर आपको याद होगा कि जब मैंने बात की थी किसके बारे में, जीवीएफ के बारे में, रिलेट करके बता रही हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही ना हो. तब आपको याद होगा जब मैंने आपसे जीवीएफ के बारे में बात किया था तब मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे कर्वेचर बहुत स्मॉल होता है तो हम लोग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को हाइड्रोस्टैटिक ले लेते हैं. बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे कर्वेचर इतना कोई स्मॉल होता नहीं है, यहाँ पे कर्वेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है और इसी वजह से आप यहाँ पर इन द केस ऑफ रैपिडली वेरिड फ्लो आप प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को हाइड्रोस्टैटिक लेके नहीं चलते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ठीक है, मुझे पता चल गया कि रैपिडली वेरिड फ्लो में बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे या सडन चेंज निकल कर आता है किसमें, फ्लो पैरामीटर्स में ओवर अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डिस्टेंस, और उसका एग्जांपल भी बात कर लिया, हाइड्रोलिक जंप होता है. अब कहानी ये निकल के आती है कि वेयर, व्हेन एंड वेयर दिस हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म, कहाँ पर कब फॉर्म होता है और इसका यूजेज कहाँ पर है, ये सब मुझे जानना है. तो अगर मैं बात करूं तो ये हाइड्रोलिक जंप आपको कहाँ देखने मिलेगा, स्पिलवे के नीचे वगैरह आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, देखने को मिला, बट हुआ कैसे फॉर्मेशन, ये हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन कैसे हुआ. हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है जब, ध्यान से सुनना, हाइड्रोलिक जंप सिर्फ उसी कंडीशन में फॉर्म होगा जब फ्लो सुपर क्रिटिकल स्टेट से सब क्रिटिकल स्टेट में जाए. उस समय अगर आप देख रहे हो बिलो द स्पिलवेज वियर्स, आप देखोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोलिक जंप का. बट वो उसी कंडीशन में होगा जब पहले सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल फ्लो हो. अब यहाँ पर देखोगे तो जो डेप्थ होगी वो क्या होगी, क्रिटिकल डेप्थ से कम होगी. आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कई बार डिस्कस कर चुके अब तक तो. और सब क्रिटिकल में क्या होगा, गिवन डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होगा. बट जो इनिशियल वेलोसिटी है, हाइड्रोलिक जंप कब हुआ, जब सुपर क्रिटिकल स्टेट से सब क्रिटिकल स्टेट पर गया. सो इनिशियल वेलोसिटी ड्यूरिंग सुपर क्रिटिकल स्टेट क्या थी, ज़्यादा थी क्रिटिकल वेलोसिटी से. तो यहाँ पर v वॉज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी. और सब क्रिटिकल के केस में जो वेलोसिटी थी वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम थी. यानी कि जो पानी सुपर क्रिटिकल स्टेट में था उसकी डेप्थ तो कम थी, बट उसकी जो वेलोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी. सो इट्स लाइक ऐसे हम डिनोट करते हैं कि ऐसे आपका, लेट अस सपोज अगर ये चैनल बेड है तो अगर यहाँ पर y1 था, सो दिस इज y2 सब क्रिटिकल डेप्थ, एंड दिस इज बेसिकली और हाइड्रोलिक जंप. थोड़ा और ऊपर मुझे बनाना था, स्पेस नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाया. बेसिकली हम लोग ऐसे हाइड्रोलिक जंप को दिखा देते हैं इन पेन एंड पेपर. तो बात ये निकल कर आती है कि देखो इनिशियल फेज में पानी के पास हाई एनर्जी थी, हाई वेलोसिटी थी, बट डेप्थ ऑफ फ्लो कम था. जब हाइड्रोलिक जंप उसकी वजह से ऑकर हुआ and after that your depth increased but your velocity was comparatively lesser than that of the critical velocity. अब कहानी ये निकल कर आती है कि मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता था क्या कि सुपर क्रिटिकल फ्लो है, माना डेप्थ कम है, क्रिटिकल डेप्थ से फ्लो होता और जाके मिल जाता सब क्रिटिकल डेप्थ से. क्या ज़रूरत थी ये हाइड्रोलिक जंप के ऑकर होने की, मतलब क्यों ये ऑकर हुआ, कुछ रीज़न कि हम उसको कहीं यूज़ कर सकते हैं, कोई हमारा फ़ायदे का काम है क्या हाइड्रोलिक जंप होना, बिल्कुल है. देखो अगर पानी के पास हाई एनर्जी हुई, इफ़ वाटर कंटेन्स अ हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, और आपने उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं किया, तो ये क्या कर सकता है, अगर आपके जहाँ पर भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे सॉइल का क्या कर सकता है, लार्ज वेलोसिटी से पानी आ रहा है, व्हाट इट कैन डू, इट कैन कॉज द इरोशन हो सकता है सॉइल के पार्टिकल्स का. दैट इज़ द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न है ये. इसीलिए आपको पहले हाइड्रोलिक जंप करवाना पड़ता है डेलिब्रेटली, सो दैट
जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वट एवर बी द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको डिसिपेट किया जा सके। आप इस फेनोमेना को, हाइड्रोलिक जंप को यूज़ कर सकते हो। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम लोग को कोगुलेंट्स को प्रॉपरली मिक्स करना पड़ता है। याद है आपको इन्वायरमेंट में मैंने आपको बताया था कि आप चाहते हो अगर कभी कभी जो पार्टिकल्स हैं पानी में जो भी प्रेजेंट है वो बहुत ही फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स है और आपको डिज़ायर्ड एफिशिएंसी नहीं मिलती, तब आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल्स ऐड करने पड़ रहे थे, बताया था ना आपको, और उन केमिकल्स को आपने बोला था कोगुलेंट्स। सो व्हेनेवर आपने वो केमिकल्स डाले, कोगुलेशन हुआ, तो उसके लिए आप जब वो कोगुलेंट्स को डालते हो, इट इज़ प्रायर रिक्वायरमेंट कि जो वो केमिकल्स हैं, वो कोगुलेंट्स हैं, वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मिक्स हो, उसके लिए भी आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है, सो दैट प्रॉपर मिक्सिंग टेक्स प्लेस। फाइन। डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, सी वाटर के लिए भी आप इसको यूज़ करते हो। तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पर हाइड्रोलिक जंप यूज़ होता है। बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया, ये एज एन एनर्जी डिसिपेटर यूज़ होता है, सो दैट जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको डिसिपेट कर दिया जाए, सो दैट जो आपका इरोजन, स्काउरिंग, ये सब ना हो, ठीक है। तो ये कहने का आपको मतलब अब ये निकल कर आता है कि येस, हाइड्रोलिक जंप इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और ये आपका बिलो द स्लुइस गेट वगैरह सब जगह ऑकर करता है। एंड इट ऑकर्स, इसकी कंडीशन ये है, फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 से फ्राउड नंबर लेस देन 1, या बोल सकते हो सुपर क्रिटिकल स्टेट से सब क्रिटिकल स्टेट में जाता है तो आपको हाइड्रोलिक जंप होता है। व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल स्टेट, इट इज़ फॉलोड बाय अ हाइड्रोलिक जंप, ठीक है। और हाइड्रोलिक जंप किसका एग्जाम्पल है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिडली वेरिड फ्लो। और मैंने ये भी क्लियर कर दिया है, मेक श्योर कि जब भी हम लोग हाइड्रोलिक जंप की बात कर रहे हैं, कर्वेचर इसका स्मॉल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोस्टैटिक निकल कर नहीं आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। आपको याद होगा, पहले आपको दिखा कर ही पूछती हूँ, ये फिगर मैंने ऑलरेडी एक बार बनाया था। दिस इज अ फिगर बिटवीन स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने एक फॉर क्यू इफ डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, ये स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व निकल के आया था, फॉर क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हमारी कोई गिवन स्पेसिफिक एनर्जी ई की बात की बने, कोई गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, इसको ले लो अभी E1, ठीक है। और आपको याद होगा, जस्ट अ सेकेंड, और आपको याद होगा मैंने आपको 2 डेप्थ्स दिखाई थी, दिस वॉज 1 डेप्थ एंड दिस वॉज अनदर डेप्थ, ठीक है। अब इसको अगर मैं y1 बोल देती हूँ, दिस इज y2, तो आपको अब इसको y2 डैश बोल रही हूँ, बताऊंगी रीजन क्यों। अभी मान लो मेरा मर्जी डिनोशन देने का, मैंने इसको y1 y2 डैश बोल दिया, उससे कुछ अलग हो जाएगा क्या? y2 डैश की वैल्यू नहीं होगी ना। तो आपको याद होगा जब ये चीज़ मैंने आपको एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप में बताई थी, एंड आई टोल्ड यू, क्या बताया था मैंने? फॉर अ कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज, एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज को कैरी कराने के लिए आई गॉट व्हाट, 2 डेप्थ्स फॉर द सेम स्पेसिफिक एनर्जी। और मैंने क्या बोला था, ये चीज़ मैंने लिखवाई भी थी, डेप्थ्स हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी इज नोन एज डैश। पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, ठीक है। डेप्थ्स हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी इज नोन एज व्हाट, ऑल्टरनेट डेप्थ। तो आपको एक मिलेगी कौन सी डेप्थ? अगर ये क्रिटिकल डेप्थ है, इफ दिस इज क्रिटिकल डेप्थ, आपको एक मिलेगी सुपर क्रिटिकल डेप्थ और एक मिलेगी सब क्रिटिकल डेप्थ। ये चीज़ हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था। अब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पुरानी चीज़ डिस्कस करना नहीं है, बट न्यू चीज़ आपको बताना है। एक्चुअली क्या होता है, जब पानी, आप देखो अगर वाटर व्हेन इट इज़ हैविंग अ लेसर डेप्थ, यानी उसकी डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से कम है बट वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है, उस कंडीशन में जब पानी फ्लो करता है, पानी जो है वाटर ट्राइज टू अचीव इट्स ऑल्टरनेट डेप्थ, बट क्योंकि आप देख रहे हो एनर्जी का डिसिपेशन होता है, इट सेटल्स फॉर अ कंपैरेटिवली y2 डैश से एक कंपैरेटिवली लेसर डेप्थ में सेटल होता है, जो आप देख सकते हो ये है।
दिस इज द डेप्थ। वो अचीव किसको करना चाह रहा था, y1 अचीव करना चाह रहा था y2 डैश को। इट ट्राइज टू मीट इट्स ऑल्टरनेट डेप्थ, बट somehow because of the what you can see, because of the formation of hydraulic jump, because of the dissipation of energy, it settles for a comparatively lower depth y2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो इनिशियली जब हम लोग ने एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप की बात की थी, तब मैंने आपको बोला था y1 एंड y2 डैश आर डेप्थ्स हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट पता चलेगा कि y1 और y2 भी डेप्थ है जिसकी स्पेसिफिक एनर्जी तो सेम नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी मैंने E1 बताई है, सो दिस इज E2, इसको E1 ले लो, ये E2 है। ठीक है, यहाँ E1 लिखा मतलब वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, यहाँ से ही मेजर किया। ये E2 है मतलब यहाँ से ही मेजर किया, ओरिजिन से ही। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रैपिडली वेरिड फ्लो के केस में, बट ऑब्वियस ही बात है, आपको सेम स्पेसिफिक एनर्जी पर डेप्थ नहीं मिली। बट रैपिडली वेरिड फ्लो के केस में y1 और y2 आपकी जो डेप्थ्स निकल कर आई, वो डेप्थ है जिनका स्पेसिफिक फोर्स सेम निकल कर आया। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि ये स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, तो उसको अभी जस्ट पढ़ेंगे। पहले मैं लिख देती हूँ कि ये होता क्या है, अभी बता रही हूँ बस। y1 और y2 वो डेप्थ हैं जिसका स्पेसिफिक फोर्स सेम होता है, और उस डेप्थ को जिसका स्पेसिफिक फोर्स सेम होता है उसको आप बोलते हो कॉन्जुगेट डेप्थ या सीक्वेंट डेप्थ। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, अभी आप पढ़ रहे हो ना ताज़ा तो आपको याद रहेगा कि ठीक है यार, ऑल्टरनेट डेप्थ मतलब डेप्थ सेम स्पेसिफिक एनर्जी है, कॉन्जुगेट या सीक्वेंट डेप्थ को सेम स्पेसिफिक फोर्स है। ओवर द टाइम सब मिक्स कर देते हो और फिर सब भूल जाते हो कि बेसिकली कौन ज़्यादा था। ठीक है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ऑल्टरनेट डेप्थ जो है वो आपकी कॉन्जुगेट डेप्थ से क्या हो रही है, कॉन्जुगेट डेप्थ से ज़्यादा निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये रिलेशन भी पूछा गया है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ डेप्थ्स हैविंग सेम स्पेसिफिक फोर्स is termed as conjugate, or you can say sequent depth। ठीक है, वहाँ पर सेम स्पेसिफिक एनर्जी था इसलिए ऑल्टरनेट डेप्थ था, यहाँ पे सेम स्पेसिफिक फोर्स है इसलिए उसको कॉन्जुगेट डेप्थ या आप बोल सकते हो सीक्वेंट डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है सेम मिस्टेक कर क्या होगा एग्जाम में, 1 मार्क्स में आपके स्टेट लेवल्स वगैरह में पूछ लेता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी निकल कर आती है किसके केस में, रैपिडली वेरिड फ्लो हाइड्रोलिक जंप के केस में। अब पूरी कहानी आती है कि वहाँ पर अभी GVF वगैरह की बातें कर रहे थे, आपने देखा हम लोग ने कितनी सारी बातें की, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की फ्लो प्रोफाइल्स की बात किया, फिर एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप की बात किया। तो वहाँ पर एनर्जी डेप्थ में हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी की बात कर रहे थे। बट अगर मैं बात करूँ रैपिडली वेरिड फ्लो की, तो यहाँ पर लॉसेस जो निकल के आते हैं, ठीक है, इट्स डिफ़िकल्ट टू एनालाइज। तो यहाँ पर आप एनर्जी इक्वेशन नहीं लगा सकते, ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो में बताई थी। ठीक है, मैं हर चीज़ आपको पहले ही बेसिक्स क्लियर कर रखे, तब मैंने आपको बताया था, याद करो, एक इक्वेशन लगाई थी और मैंने आपको बताया था, एक तो हमने एनर्जी इक्वेशन की बात किया था, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात की थी, एक और इक्वेशन थी जिसने शुरू से लेक्चर्स फॉलो किए हैं उसको बिल्कुल पता होगा। और मैंने जब उसको बताया था, आई स्पेसिफाइड कि क्या होते हैं व्हेन देयर आर सो मेनी लॉसेस विच इज़ कमिंग आउट और आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एनर्जी का कन्वर्जन देखना, तो आप क्या करते हो, ये इक्वेशन यूज़ करते हो। उस इक्वेशन का नाम बताया और प्रॉपरली उसको एनालाइज करके भी बताया था। क्या था वो इक्वेशन? दैट इक्वेशन वॉज मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, हमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करनी, मैंने आपको बोला भी था, मोमेंटम इक्वेशन की बात किया था, एल्जेब्रिक सम ऑफ बताया था कि नहीं, पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको याद होगा, पूरा स्टेटमेंट बताया था, याद करो।
तो यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर क्यों आप बोल सकते हो कि मैम एनर्जी इक्वेशन क्यों नहीं लगा लिया आपने, आप क्यों अभी जब मैं एनालिसिस करूँगी इसको तो आप बोलोगे कि क्यों मोमेंटम इक्वेशन ही लगा रहे हैं। तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर देर आर सो मेनी लॉसेज विच इज़ कमिंग आउट, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। सो इट्स बेटर कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस को एनालाइज कर लेते हैं और मोमेंटम इक्वेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी रखा था अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस करके, पूरा बताया था कि नहीं। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं बोलूँगी, वैसे तो तुम्हें बताना चाहिए, हर बार मैं ही पूरा स्टेटमेंट बोलती हूँ। चलो मैं इसको तुम्हें प्रूफ करके ही दिखाती हूँ। मोमेंटम इक्वेशन ये लिख लिया होगा, इसको मिटा दूँ। आई एम इरेजिंग दिस बिकॉज मैं तुम्हें एनालाइज करके दिखाती हूँ अब कि स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, ठीक है। स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है। सो लेट अस सपोज ये आपका चैनल बेड है। नाउ ये आपका हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन हुआ एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, इसको बोला y1 एंड दिस इज नोन एज y2। हाँ, एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इस भाषा का उपयोग होगा इन टर्मिनोलॉजीज का। बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हो एक डेप्थ है y1, द अदर डेप्थ इज y2। इस y1 डेप्थ को बेसिकली प्री जंप डेप्थ भी बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन में, क्योंकि जंप होने से पहले की डेप्थ है ये, ठीक है, और y2 को पोस्ट जंप डेप्थ बोला जाता है, ठीक है। सो y1 इज प्री जंप डेप्थ और y2 क्या आपकी पोस्ट जंप डेप्थ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली आपको y1 y2 नहीं देगा, आपको ऐसी वर्डिंग्स के फॉर्मेट में आएगा कि प्री जंप डेप्थ इज दिस, पोस्ट जंप डेप्थ इज दैट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि y1 जो है वो आपका प्री जंप डेप्थ है और y2 आपका पोस्ट जंप डेप्थ है, ठीक है। नाउ अब क्या हो रहा है, ये तो आपका हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन हुआ ओवर अ सर्टेन डिस्टेंस। अब क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर लगानी है मोमेंटम इक्वेशन। तो मैंने क्या लेना है, अब ऑब्वियस ही बात है कि मुझे, ये तो मैंने आपको बोर्ड में बना के दिखा दिया, बट इन एक्चुअल आपको क्या लेना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए, एक कंट्रोल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। वी हैव टू टेक अ कंट्रोल वॉल्यूम वेयर अ फिक्स्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन डिस्चार्ज एंड डेप्थ ऑफ फ्लो। अब इस कंट्रोल वॉल्यूम में मुझे एनालाइज करना है कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एवरीथिंग। अब देखो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, अजम्पशंस। ऑब्वियसली हर जगह हमारे अजम्पशंस रहते हैं टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस। देखो आपको ये तो पता है, ये देखो अभी ये मैंने कंट्रोल वॉल्यूम लिया, आपको ये पता है कि यहाँ पर एक फोर्स लगेगा P1, आई गेस दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा बनाया है, P1 जो कि प्रेशर फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा होगा P2 विच इज प्रेशर फोर्स एट दिस सेक्शन। ये सेक्शन 2 ले लो, ये सेक्शन 1 ले लो, ठीक है। अब कहानी क्या निकल कर आती है ये समझते, धीरे धीरे एक एक करके बता रही हूँ आपको। देखो तुम्हारे दिमाग में पहला डाउट आ सकता है कि याद करो जब हमने ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स की बात की थी, जस्ट अ मिनट, माय थ्रोट, ओके, जब हमने ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स की बात की थी ओपन चैनल फ्लो में, तब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो डेप्थ होती है, एक होता है डेप्थ ऑफ फ्लो एंड अदर वन इज डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन, एंड जनरल बेसिस पर हमें y cos थीटा लेना चाहिए। बट मैंने आपको बताया था 99% केसेस में जो हमारे गेट में क्वेश्चंस आते हैं आज तक, उसमें थीटा की वैल्यू ये गिवन ही नहीं रहती, या हम लोग मान के ही चलते कि वो बहुत स्मॉल स्लोप है। यहाँ पर जब एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि थीटा की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, तो हमने y1 लिखा है। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी तो आपको यहाँ पर y1 cos थीटा, यहाँ पर y2 cos थीटा लेना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, ओके। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट कहानी ये निकल कर आती है कि यहाँ पर हमने चैनल बेड को हॉरिजॉन्टल मान के रखा है, और ये कि अभी अगर मैं आपसे बोलूं प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ। अभी देखो मैं यहाँ पर पहले लगा दूं मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं लगाऊं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट,
रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे ये मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, दिस इज P1, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कहानी निकल कर आती है। अब एक फॉर्मेट आपको दिखा दूं कि अगर मुझे प्रेशर फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो देखो अगर मैंने इसको लिख सकती हूँ, अब मुझे पता है लाइक इस पोर्शन में अगर आपका इस सेक्शन को लूँ, सो दिस इज P1 प्रेशर फोर्स विच इज एक्टिंग, तो मैं इसको बोल दूंगी गामा y1 स्क्वायर बाय 2 ये वैल्यू आएगी प्रेशर फोर्स की। फिर तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा, डाउट क्या आएगा, तुम बोलोगे कि मैम क्लास के स्टार्टिंग में आपने बोला भी कि यहाँ पर क्लास के स्टार्टिंग में यू टोल्ड अस दैट यहाँ पर कर्वेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोस्टैटिक नहीं होता है, तो फिर आपने यहाँ पर कैसे हाइड्रोस्टैटिक ले लिया? जस्ट नाउ यू ओनली टोल्ड अस दैट द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट हाइड्रोस्टैटिक, देन व्हाई यू आर कंसिडरिंग हियर द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एज हाइड्रोस्टैटिक? माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स राइट, बट एनालिसिस पर्पस के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जंप होने से पहले और उसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो जो प्रोफाइल फॉलो होता है वो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुअली वेरिड है तो हमने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोस्टैटिक लिया है। सी आई एम द पर्सन हु इज क्रिएटिंग डाउट फॉर यू इन केस यू डोंट हैव डाउट, एंड आई एम द वन हु इज आंसरिंग इट फॉर यू। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर आपने क्या किया, सेक्शन लिया, आपने देखा यहाँ पर कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोस्टैटिक ले रहे हो क्योंकि जम से पहले, और यहाँ पे जम के बाद भी आपने मान लिया कि फ्लो प्रोफाइल क्या है, ग्रेजुअली वेरिड। जो चीज़ें थी, जो रैपिडली वेरिड फ्लो था, जो आपका स्ट्रीमलाइन या बेसिकली कर्वेचर बहुत ज़्यादा था, वो इस पोर्शन में था। यहाँ पर कोई भी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की कंसेप्ट नहीं लग रही, यहाँ पर कर्वेचर ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जी लॉसेज है, यहाँ पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोस्टैटिक नहीं है। इससे पहले और बाद में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोस्टैटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखा जा सकता है, गामा y1 स्क्वायर बाय 2 माइनस गामा y2 स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिख के भी दिखा देती हूँ एक बार, गामा y1 स्क्वायर बाय 2 माइनस गामा y2 स्क्वायर बाय 2, और ये मोमेंटम m2 की जगह क्या हो जाएगा, बीटा 2 रो क्यू v2 माइनस बीटा 1 रो क्यू v1। पहले भी बता चुका है कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर दोनों सेक्शन में ज़रूरी नहीं है सेम हो, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, वॉट एवर मे बी द केस। और ये मैं डिराइव करके दिखा चुकी हूँ, अगर कोई पूछेगा कि ये कैसे आया, प्रीवियस लेक्चर पढ़ कर आओ, वहाँ पर मैंने आपको बाकायदा पूरा डिराइव करके बताया है कैसा आएगा। ठीक है, सो हम लोग अपने एनालिसिस के लिए मान के चलते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे y1 cos थीटा नहीं लिया क्योंकि हमने मान के चला चैनल बेड हॉरिजॉन्टल है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 0 cos थीटा 1, तो यहाँ पे सीधे गामा y1 स्क्वायर बाय 2 लिखा। दूसरा कि यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कि जो हमारा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है वो है यूनिटी। ठीक है, दैट इज यूनिटी, तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी एनालिसिस क्लियर हुई अभी तक। अब अभी तक मैंने आपको स्पेसिफिक फोर्स के बारे में नहीं बताया। स्पेसिफिक फोर्स बेसिकली कुछ नहीं होता है। स्पेसिफिक फोर्सेस, इस एक्सप्रेशन को लिखूं मैं, इसको इरेज कर देती हूँ। अच्छा चलो यहीं पे लिख देती हूँ। स्पेसिफिक फोर्स की बात करूँ, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, P1 प्लस M1 इज इक्वल टू P2 प्लस M2, तो ये क्या हो जाएगा, P1 प्लस M1 बाय गामा, मैंने दोनों साइड गामा से डिवाइड कर दिया, P2 प्लस M2 बाय गामा, तो ये जगह ही नहीं बची। दिस इज स्पेसिफिक फोर्स, इसको बेसिकली आप डिनोट करते हो P प्लस M बाय गामा विच इज कांस्टेंट, ये होता है आपका स्पेसिफिक फोर्स। ठीक है, जनरली बताने के लिए मैंने आपको बताया कि ये आया कैसे, यहाँ पर आपने कंट्रोल वॉल्यूम लिया, मोमेंटम इक्वेशन लगाया, ये सब मैंने आपको बताया, बट कौन से एक पॉपुलर फॉर्मेट है जिसके हम इसको यूज़ करते हैं वो स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा ना P1 प्लस M1 बाय गामा इज इक्वल टू P2 प्लस M2 बाय गामा, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, एंड दिस P प्लस M बाय गामा, इसी को आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिक फोर्स बोलते हो। अब इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा और एलैबोरेट करके लिखती हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब चाहो तो आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो स्पेसिफिक फोर्स को लिखना।
P प्लस एम बाय गामा कॉन्स्टेंट। अब देखो P क्या है, प्रेशर फोर्स है, उसको मैं अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। क्या मैं प्रेशर फोर्स को ऐसे लिख सकती हूँ, क्या प्रेशर फोर्स है, कैसे लिखा जा सकता है इसको, कुछ मुझे पहले हिंट दो आप लोग, कैसे लिखा जा सकता है इसको बताओ एक बार आप लोग, कैसे लिखूं। अब चलो मैं एक हेल्प मैं पहले करती हूँ आपकी, इसको पहले ऐसे लिखती हूँ, P प्लस एम बाय गामा। P तो प्रेशर फोर्स है, एम मोमेंटम है, गामा यूनिट वेट है। अब अगर मैं बात करूं m की, तो मैंने आपको बता रखा है इसको क्या लिखते हैं, रो क्यू वी बाय गामा, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको क्या कर सकती हूं मैं, इसको थोड़ा कुछ चेंज कर सकती हूँ, ये इसको मैं अभी P बाय गामा लिख देती हूँ। इसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है क्या, बताओ मुझे, कोई चेंजेस, मुझे इसको थोड़ा शॉर्टर फॉर्मेट में चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में ऑब्वियस ही बात है, आप देखोगे आपको प्रेशर फोर्स वगैरह नहीं दिया रहता, आपको डेप्थ दिया रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी रहती है, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस दिया रहता है, ये सब दिया रहेगा। तो पहले दिमाग लगा के बताओ कि यहाँ पर क्या चेंजेस करूँ सो दैट मुझे स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू मिले। दिस इज स्पेसिफिक फोर्स। What changes should I do? प्रेशर फोर्स की जगह क्या लिखा जा सकता है, मोमेंटम की जगह क्या लिखा जा सकता है। मैंने एक बार रो क्यू वी लिखा, अब मुझे बताओ मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, बताओ जल्दी सोचो थोड़ा। चलो मैं बताती हूँ। प्रेशर फोर्स को अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फॉर्मेट मैंने वो बताया आपको। क्या मैं प्रेशर फोर्स को गामा ए वाई बार भी लिख सकती हूँ, आप यूनिट देख लो प्रेशर फोर्स की, सेटिस्फाई हो रही है, किलो न्यूटन आना चाहिए, इट इज कमिंग, ठीक है। तो हाँ मैं प्रेशर फोर्स को गामा ए वाई बार भी लिख सकती हूँ, ठीक है। दूसरा मैं वेलोसिटी को क्यू बाय ए भी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये गामा गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा ए वाई बार, और यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे पता है गामा क्या होता है, गामा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एक ही स्टेप में कर रही हूँ, रो जी। तो यहाँ से दिस विल गेट कैंसल आउट, मुझे क्या मिलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये जो आपकी स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू है ये क्या हुई, कांस्टेंट हुई। दिस इज द स्पेसिफिक फोर्स। एक फॉर्मेट P प्लस एम बाय गामा का था, दूसरा फॉर्मेट है ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए विच इज व्हाट, कांस्टेंट। अब अगर मैं आगे बात करूं, इफ आई डिस्कस फर्दर, देखो हाँ इसकी भी एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, आपके दिमाग में डाउट होगा, वैसे मुझे लगा बार बार डिस्कस कर चुके तो आपको पता होगा, चलो वो भी डिस्कस कर लेती हूँ। चलो लगे हाथ। आपने देखा होगा अगर इसको एक सर्टेन इंक्लिनेशन पे प्रोवाइड करूँ तो आपको पता है ना, एक कॉम्पोनेंट W था और एक कॉम्पोनेंट W साइन थीटा निकल के आया था, एंड देयर वाज फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो विच वाज एक्टिंग। ये चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुकी, तो मैंने सोचा नेग्लेक्ट कर देती हूँ, बट फिर भी अगर किसी को डाउट हुआ तो चलो सुन लो ये भी। तो मेरा एक कॉम्पोनेंट था W साइन थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और एक फ्रिक्शनल फोर्स था विच ओपोजेस द फ्लो। अब अगर आप देखोगे तो थीटा क्या है, थीटा जो है मैंने क्या मान के चला है कि चैनल बेड हॉरिजॉन्टल है, तो थीटा क्या है, 0 है। तो W साइन थीटा क्या हो जाएगा, वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख सकती थी P1 प्लस W साइन थीटा, ठीक है। अब चाहो तो एक बार लिख भी देती हूँ, जगह छोटी सी लिख रही हूँ, P1 प्लस W साइन थीटा algebraic sum of all external forces is equal to time rate of change of linear momentum। ये स्टेटमेंट बता चुकी हूँ। P1 प्लस W साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स माइनस P2 इज इक्वल टू M2 माइनस M1, ठीक है। अब एज पर अजम्पशन मैंने तो चैनल बेड को हॉरिजॉन्टल माना है और मैंने फ्रिक्शनल फोर्स को भी कंसिडर नहीं किया। उस कंडीशन में मेरा स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट निकल कर आया था, ठीक है। वैसे तो अंडरस्टूड है बट ठीक है फिर भी बता दिया कि जब चैनल बेड को आपने हॉरिजॉन्टल माना और फ्रिक्शनलेस माना, उस कंडीशन में आपका क्या निकल के आया, स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पे कॉस थीटा का भी कंपोनेंट आता, गामा y1 कॉस थीटा भी आता, ठीक है, y1 स्क्वायर कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या देखा आपने कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी पिक्चर में आता, और तो और आपका W साइन थीटा भी पिक्चर में आता। तो मैंने तो अजम्पशन ले लिया चैनल बेड हॉरिजॉन्टल है, फ्रिक्शनलेस है, तो उस कंडीशन में मेरा स्पेसिफिक फोर्स क्या निकल कर आया, कांस्टेंट निकल के आया। In that particular condition, my specific force came out to be
कांस्टेंट। कितना निकल गया है, p प्लस एम बाय गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर बाय जी ए। अब एक बात मेरी, ये स्पेसिफिक फोर्स को आप इस फॉर्मेट में भी डिनोट करते हो, ये फॉर्मेट हाईलाइट करके रख लेना क्योंकि अभी गेट 2020 पे इससे क्वेश्चन पूछा है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पेसिफिक फोर्स है, ये जो एक्सप्रेशन डिराइव किया है, यू कैन अप्लाई इट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ चैनल। आप इसको रेक्टेंगुलर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ट्राइंगुलर के लिए, ट्रेपेजॉइडल के लिए, एनी शेप ऑफ द चैनल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये एक जनरलाइज्ड रिजल्ट है। अब क्यों मैंने पहले बता दिया, क्योंकि इसके बाद अब मैं एक डेरिवेशन बस करके दूंगी, बाकी डेरिवेशंस आप करोगे। मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूंगी, एक अप्रोच बता दूंगी, बाकी आप खुद कर लोगे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूंगी और फॉर्मूला ही मेन है, बट अगर एग्जाम में भूल जाओ तो बेसिक्स पता होना चाहिए डिराइव करने के लिए। इसलिए मैं आपको मेन वाला फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंटली कितने ही बार एग्जाम्स में यूज़ हुआ है, मीन्स अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आप बोलोगे क्या है यार, यही फॉर्मूला बार बार अलग अलग वे में गिवन डेटा कुछ देता है, कुछ पूछता है, अगली बार में जो दिया था वो पूछ लेता है और जो पूछा था वो दे देता है, ऐसे ही परमिटेशन कॉम्बिनेशंस चलते रहते हैं। ठीक है, तो क्यों मैंने अभी ये आपको बताया, उसका रीज़न ये है कि ये तो एक कॉमन है कोई भी शेप के लिए। अब हम लोग स्पेसिफिकली रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए इसको फर्दर डिराइव करेंगे। ठीक है, इसको मॉडिफाई करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज इस बार स्टूडेंट्स ने क्या किया, मतलब कभी कभी पेपर में अगर कुछ क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं तो यू डोंट इवन बॉदर कि आप एक बार पढ़ लो कि शेप कौन सा दिया है, मतलब शेप ही नहीं पढ़ा, बस जाके फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। गलत है ये। ठीक है, वहाँ पे लगना ये फॉर्मूला था और अभी जो डिराइव किया वो फॉर्मूला लगा कर आ गए बहुत लोग। दिखाती हूँ आपको डिराइव करके। अब हम लोग स्पेशल केस की बात करेंगे, ओनली फॉर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ पहले। चलो, अब इसी इक्वेशन को बात करते हैं फॉर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। अब रेक्टेंगुलर चैनल आपको दिखा के भी दिखा देती हूँ बना के। ये विड्थ है b, डेप्थ ऑफ फ्लो है y, और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा दैट इज व्हाट, y बार। सेंट्रॉइड का यहाँ से डिस्टेंस, फ्री सरफेस, दिस इज y बार। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, रेक्टेंगुलर की बात कर रही हूँ, क्या a की जगह मैं लिखूंगी b इंटू वाई, और y बार की जगह मेरे केस में क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा डेप्थ ऑफ फ्लो y है तो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, y बाय 2। ध्यान रहे, जब आप ये एक्सप्रेशन लिख रहे हो, एट द बैक ऑफ द स्टोरी आपको याद रखना है कि आपने स्पेसिफिक फोर्स का कंसेप्ट लगाया है, और ये कब लगाया है, जब चैनल फ्रिक्शनलेस है, हॉरिजॉन्टल है। ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पे लिखा मैंने क्यू स्क्वायर जी, और ये हो जाएगा बी वाई। ठीक है, दिस इज व्हाट, कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, होल एक्सप्रेशन को क्या करूँ, b से डिवाइड कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विड्थ तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय b विल गिव मी व्हाट, अनदर कांस्टेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर एक और b आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन जी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये रिजल्ट निकल कर आया। ये मैंने मॉडिफाई किया एक्सक्लूसिवली फॉर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। अगर इसकी जगह ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन होता तो वाई बार की वैल्यू दूसरी निकल कर आती। क्या निकल कर आती वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगी जो गेट में पूछा गया आपका हाल फिलहाल में 2020 में। ठीक है, अब देखो मैं अगर इसको दो सेपरेट सेक्शन के लिए अप्लाई करूं, जैसे मैंने आपको बता चुका है ना, एक सेक्शन 1 है हमारा जहाँ पर y1 प्री जंप डेप्थ था, और एक सेक्शन 2 है y2 जो क्या था हमारा पोस्ट जंप डेप्थ था। तो अगर दोनों सेक्शन के लिए अप्लाई करूं, सो व्हाट इट विल बी, y1 स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू स्क्वायर जी y1 इज इक्वल टू y2 स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू स्क्वायर
अपॉन जी बाई टू। ठीक है, अब अगर इसको कोई एक साइड को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई जी लो और ये हो जाएगा 1/y1 माइनस 1/y2। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेती हूँ 1/2 y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ये होगा क्यू स्क्वायर बाई जी, एलसीएम ले रहे हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 y2 इज इक्वल टू 1/2 y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकला, यहाँ से y2 माइनस y1 दोनों साइड कॉमन है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 2q स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू y1 y1 प्लस y2। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। क्यों, क्योंकि अगर बेसिकली आपको दोनों डेप्थ दिया है, लेट अस सपोज प्री जंप डेप्थ और पोस्ट जंप डेप्थ दिया है, और क्वेश्चन में आपसे डिस्चार्ज पूछ ले रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए, स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, तो वहाँ पर क्वेश्चन में अगर आपको y1 और y2 की वैल्यू गिवन है और आपसे डिस्चार्ज पूछ ले या डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ पूछ ले, उस कंडीशन में आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मुझे इस एक्सप्रेशन को फर्दर इसके बारे में बात करनी है, मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो देखो, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, फ्राउड नंबर सेक्शन 1 में क्या होगा, v रूट ओवर जी डी होता है, और मुझे पता है हाइड्रोलिक डेप्थ रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के केस में कितनी होती है, डेप्थ ऑफ फ्लो के इक्वल होती है। तो दिस इज v रूट ओवर जी वाई, और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डेप्थ ऑफ फ्लो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्यू वाई रूट ओवर जी वाई। अब क्योंकि मैं सेक्शन 1 की बात कर रही हूँ, सो दिस इज y1 y1 y1। माई डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ रिमेन्स टू बी कांस्टेंट, क्योंकि मैंने विड्थ में कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक है, विड्थ एज इट इज़ ही है, मैंने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने ना q1 q2 नहीं लिखा था, बिकॉज मैंने विड्थ में कोई चेंजेस नहीं किया और सेम अमाउंट ऑफ डिस्चार्जेस पासिंग। नाउ अब यहाँ पर अगर मैं इसको FR1 का स्क्वायर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन जी y1 क्यूब, ये y1 स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, सो आई विल गेट y1 क्यूब। तो यहाँ पर मैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ, q स्क्वायर FR1 का स्क्वायर, और g को भी हटा देती हूँ ना, तो q स्क्वायर बाय g की जगह लिखना वैल्यू y1 क्यूब। हाँ, तुम्हारे दिमाग में एक डाउट होगा, पहले उसको क्लियर करते हुए भी चलते हैं। दिमाग में ये डाउट होगा कि आपने तो यहाँ पर FR1 करके q स्क्वायर बाई जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अगर हम बोलें कि q स्क्वायर बाई जी की जगह हमें FR2 का स्क्वायर और y2 क्यूब करना हो, मतलब हम सेक्शन 2 का फ्राउड नंबर और उसकी डेप्थ कंसिडर करें, तो क्या हम कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। दोनों केस में जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो मैं एक ट्राई करके बता रही हूँ, अगर आपके दिमाग में क्वेरी है तो आप दूसरा ट्राई करके देख लेना, एंड रिजल्ट मैं बताऊंगी वही निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करती हूँ, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी हूँ। ठीक है, 2 FR1 का स्क्वायर y1 क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, y1 स्क्वायर y2 प्लस y1 y2 का स्क्वायर। अब क्या किया मैंने, इस y1 क्यूब से डिवाइड कर देती हूँ, 2 FR1 का स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 डिवाइडेड बाय y1 का क्यूब प्लस y1 y2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 का क्यूब। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 2 FR1 का स्क्वायर, दिस विल बी, ये y1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, y2 बाय y1 प्लस y2 बाय y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, y2 बाय y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 बाय y1
-2FR1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली कौन सा फॉर्मेट है, आपने पढ़ रखा होगा, कैल्सी में भी कई बार यूज़ किया, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका आपने निकाल चुका है ना, x इज इक्वल टू -b प्लस -√/b² वाला देखा है ना आपने फॉर्मूला, कितनी बार तो मैथ्स में यूज़ किया है स्कूल में। ठीक है, उस फॉर्मूले से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो a की वैल्यू आएगी क्या, ax², तो x यहाँ पर क्या हो गया आपका y2/y1। तो इसको अगर आप उसी फॉर्मेट से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल जाएगी, ax² a1 है, b भी क्या है 1 है, और c कितना है -2FR1 का स्क्वायर, सो -b प्लस -√/b² -4ac/2a, वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। क्या वैल्यू निकल कर आएगी, ½ -1 प्लस √1 + 8FR1 का स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत बार यूज़ हुआ है, बट मेक श्योर ये फॉर्मूला आप हर जगह नहीं लगा सकते। दिस फॉर्मूला इस पहली बात है, इसको बोला जाता है बैलेंजर्स मोमेंटम इक्वेशन। एक भी देती हूँ, दिस इक्वेशन इज नोन एज बैलेंजर्स मोमेंटम इक्वेशन, and this formula is exclusively for horizontal frictionless rectangular channel section। उसी के लिए आप इस फॉर्मूला को लगाते हो। अब आपके दिमाग में डाउट होगा ना कि हमने अभी यहाँ पर इसको क्या लिया था, FR1 का स्क्वायर y1 क्यूब लिया था, अब अगर इसको क्या करूँ FR2 का क्यूब और y2 क्यूब कर दूँ तो ये रिजल्ट आपको उल्टा मिल जाएगा। क्या मिलेगा, y1/y2 इज इक्वल टू 1/2 -1 प्लस √1 + 8FR2 का स्क्वायर। ये रिलेशन डिराइव करके भी बता दिया। हाँ, एक शॉर्टकट की बेसिकली अपन क्या होता है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कैलकुलेशन करते टाइम ना उनके दिमाग में एक तो रहता है थोड़ा एग्जाम प्रेशर, आई नो दैट, तो आपको दिमाग में ये नहीं आ पाता है कि यार यहाँ पर अगर y1 है तो यहाँ पर FR1 का स्क्वायर होगा कि FR2 का स्क्वायर होता है कभी कभी एग्जामिनेशन प्रेशर। तो बेस्ट ऑप्शन है तब थोड़ा दिमाग में याद रख लेना कि जो आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू रहती है फ्राउड नंबर उसी का स्क्वायर होता है न्यूमरेटर में। ठीक है, मतलब आपका राइट हैंड साइड में जो भी फ्राउड नंबर है, यहाँ पर आपका y2 है, सो यू विल गेट FR2 का स्क्वायर। जस्ट अगर आप कभी अब इतना इक्वेशन डिराइव करने थोड़ी ना बैठोगे, फिर भी बता दिया वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए अपन को। ठीक है, तो दिस इज बैलेंजर्स मोमेंटम इक्वेशन, और ध्यान रखना, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बार बार यही गलती करके आते हो, दिस इक्वेशन इज अप्लाइड ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल। ठीक है, ये इक्वेशन निकल कर आई। अब इसके साथ एक और इक्वेशन होती है कि मुझे निकालना है कि लेट अस सपोज सेक्शन 1 जब आपका y1 प्री जंप डेप्थ था और y2 क्या था, पोस्ट जंप डेप्थ था। सो व्हाट हैपेंड, हाइड्रोलिक जंप ऑकर हुआ। उस कंडीशन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुआ था, हमें भी पता है एनर्जी लॉस हुआ था, मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना एनर्जी लॉस हुआ था। ठीक है, आई वांट टू कैलकुलेट एनर्जी लॉस। तो ये तो एक एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो पूछता है एनर्जी लॉस के ऊपर। एनर्जी लॉस दे देगा, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट पूछ लेगा, y1 पूछ लेगा, ऐसे ही घुमाता रहता है आसपास। मतलब एक दो इक्वेशंस को यूज़ करके तीसरा आपको वेरिएबल जो पूछा वो निकालना रहता है। तो नेक्स्ट है कि मुझे कैलकुलेट करना एनर्जी लॉस। इसको इरेज कर रही हूँ। सो नाउ यहाँ पर हेडिंग डाल देना फॉर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। मैंने नहीं डाला है बट आप डाल लेना फॉर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन, बता दिया था मैंने ऑलरेडी पहले ही। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है एनर्जी लॉस, इसको मैं EL से डिनोट कर रही हूँ। ये क्या होगा, ऑब्वियसली सेक्शन 1 पर एनर्जी ज़्यादा थी, सो E1 माइनस E2। और ये आपने देख भी रखा है, अगर आप ध्यान दो तो अभी जस्ट मैंने इससे पहले जो ग्राफ बनाया था मैंने आपको दिखाया था E1 के करस्पॉन्डिंग डेप्थ दिखाई थी y1, ठीक है, और उसकी ऑल्टरनेट डेप्थ मैंने आपको y2 डैश से दिखाई थी। फिर मैंने आपको बोला था कि क्योंकि हाइड्रोलिक जंप ऑकर होगा, सर्टेन लॉसेस होंगे, तो ये ऑल्टरनेट डेप्थ को अचीव नहीं कर पाएगा, सेटल करेगा फॉर अ लेसर डेप्थ, जिसको हमने बोला था उसकी कॉन्जुगेट डेप्थ है। तो मैंने आपको बनाकर भी अभी जस्ट दिखाया है E2, और आप वहाँ पे देख भी सकते हो पेजेस पलटा के अगर आपने नोट किया है तो, कि जो E1 की वैल्यू थी वो E2 से ज़्यादा निकल के आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा। अब आपको तो पता ही है,
स्पेसिफिक एनर्जी सेक्शन 1 पर कितनी होती है, y1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g, यहाँ पर होती है y2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, y1 v1 को क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर g y1 स्क्वायर। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, v की जगह q बाय y लिख सकते हो, तो यहाँ पे q स्क्वायर y1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2g, और यहाँ पर हो जाएगा y2, ये आपका एनर्जी लॉस है ना, ये माइनस y2 प्लस q स्क्वायर 2g y2 स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इस एक्सप्रेशन को कॉमन निकालो, सॉल्व करो। अब देखो यहाँ से y1, ये दिखा भी देती हूँ, y1 माइनस y2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर होगा q स्क्वायर बाय 2g 1 अपॉन y1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y2 स्क्वायर। ये मैं एक्सक्लूसिवली किसके लिए बता रही हूँ, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए बता रही हूँ। यहाँ तक तो जनरल था, ठीक है, ये तो मुझे पता है एक्सप्रेशन। अब जब मैंने यहाँ पर बात किया तो मैंने ये v की वैल्यू q बाय y किसके केस में बताई आपको, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए बोल दिया मैंने अभी सब कुछ। तो मैंने यहाँ पर q स्क्वायर बाय d की 2g की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर सकती हूँ, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, फर्दर इसको सॉल्व करो, आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस ये वैल्यू को यहाँ पे रखो और सिंप्लीफाई करो, आपको एनर्जी लॉस की वैल्यू मिलेगी y2 माइनस y1 का क्यूब अपॉन 4 y1 y2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है जहाँ पर y1 प्री जंप डेप्थ और y2 पोस्ट जंप डेप्थ है, और मुझे ऑब्वियसली पता है कि सर्टेन सेट ऑफ एनर्जी लॉस निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि y2 पोस्ट जंप डेप्थ है, सब क्रिटिकल डेप्थ है, विच विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन y1, प्री जंप डेप्थ से तो ज़्यादा ही होगी। क्यों, क्योंकि y1 है सुपर क्रिटिकल डेप्थ और y2 क्या है, सब क्रिटिकल डेप्थ, और मुझे तो पता ही है कि सब क्रिटिकल डेप्थ सुपर क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है। ठीक है, सो एनर्जी लॉस कितना निकल गया है। आपके स्टेट लेवल में तो वो इतना कष्ट भी नहीं करते आपको कि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, वो बेसिकली यही एक्सप्रेशन में y1 माइनस y2 का क्यूब, y1 माइनस y2 की पावर 4 ऐसे करके दे देते हैं, पूछते विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन होल्ड्स ट्रू इन द केस ऑफ एनर्जी लॉस फॉर हाइड्रोलिक जंप या रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, तो वहाँ पे तो एक्सप्रेशन ही बताना रहता है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि y2 बाय y1 y1 बाय y2 का रेशियो क्या होता है, एक चीज़, और दूसरा मैंने आपको बताया है एनर्जी लॉस। ठीक है, ये बेसिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस गेट में पूछे गए हैं, उसको डील कर लेते हैं। ये फॉर्मूला मैंने भी ब्लॉक में मार्क करके रखा है ना, एक्सपेक्ट कि आप भी इसको ब्लॉक में मार्क करके रखोगे। ठीक है, सो अब ये एक्सप्रेशंस के बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसमें रैपिडली वेरिड फ्लो में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही एक्सप्रेशन फॉर्मेट है। एक तो क्यू स्क्वायर बाय जी अपॉन ए वाई बार, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय जी निकाला था ना अपन ने, क्यू स्क्वायर निकाला था, अभी यहाँ पर आपको दिखाया था ना, क्यू स्क्वायर जी ए प्लस ए वाई बार, ये वाला एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन पूछ लेगा। और दूसरा ये बैलेंजर्स मोमेंटम इक्वेशन, एनर्जी लॉस, जनरली इसी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जो मैंने आपको क्यू स्क्वायर जी ए प्लस ए वाई बार लिखाया था, बुक्स में या कहीं पर आप जहाँ भी पढ़ते हो वाई बार की जगह अगर जेड बार लिख देता है, तो फिर वो ये सिली डाउट्स मुझसे मत पूछना, मैम आपने वाई बार निकाला है, यहाँ पर जेड बार दिया। दिस जस्ट अ सेंट्रॉइड, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम द फ्री सरफेस, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका डिनोशन है, किसी भी फॉर्मेट में दे सकते हैं, उससे कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो नाउ कम ऑन, ओपन योर बुकलेट। अब हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए, उसको डील करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं देखूं तो बुकलेट खोलो, क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। मैं जब तक ये बोर्ड इरेज कर रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो मैं पहले भी बोल रही हूँ, ये सब क्वेश्चंस में आप ये फॉर्मूलाज देख रहे हो ना, यही फॉर्मूला जनरल बेसिस में यूज़ होते हैं। अभी आप कैल्सी में करोगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजी लगेगी, बाद में जब आप एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फिर भी ईजी ही रहेगा, बट वर्चुअल कैल्सी में सॉल्व करना इज़ अ टफ नट टू क्रैक। सो दैट इज़ द रीज़न प्रैक्टिस करना ज़रूरी है वर्चुअल कैल्सी में। ओके, सो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, जब तक फटाफट क्वेश्चन करो, डोंट सिट आइडल।
इतने में ही करते हैं। ओके, बुकलेट खोलो, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द सीक्वेंट डेप्थ रेशियो ऑफ अ हाइड्रोलिक जंप इन अ रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल चैनल। आपको सीक्वेंट डेप्थ का रेशियो दिया है, मतलब प्री जंप डेप्थ और पोस्ट जंप डेप्थ किसी का एक का रेशियो दिया है। अब क्वेश्चन पहला ये निकल के आता है, इस क्वेश्चन को रखने का मेन एम था ये सीक्वेंट डेप्थ रेशियो y1/y2 होगा कि y2/y1 की वैल्यू दी है। ये क्वेश्चन में तो मैम आप बोला था कि प्री जंप और पोस्ट जंप डेप्थ जो है वो मेंशन करेगा, बट क्वेश्चन में तो नहीं किया। तो बेसिकली y1/y2 दिया या y2/y1 दिया। फिगर याद कर लो, कंसेप्ट समझ लो, सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल से ज़्यादा ही है, y2/y1 दिया है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे एक होल नंबर वैल्यू मिली है, ठीक है, फ्रैक्शन में कोई रैशनल नंबर नहीं मिला। तो ये क्या हो जाएगा, y2/y1 कितना दिया, y2/y1 दिस इज गिवन टू यू एज 10.30। अब आपसे क्या पूछा है, द फ्राउड नंबर एट द बिगनिंग ऑफ द जंप। फ्राउड नंबर एट द बिगनिंग ऑफ द जंप बोल रहा है, मतलब फ्राउड नंबर कोरिस्पॉन्डिंग टू सुपर क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो। वैसा भी बोल देता, मतलब सेम ही निकल के आता है। यानी आपको क्या निकालना है, FR1 निकालना है। सिंपल, यूज कर लो ये फॉर्मूला, डायरेक्टली आ जाएगा। क्या है, रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल चैनल बोल रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी। सो दिस इज y2/y1 1/2 minus 1 प्लस रूट ओवर 1 + 8 FR1 का स्क्वायर। सो y2/y1 हो जाएगा 10.30 1/2 minus 1 प्लस रूट ओवर 1 + 8 FR1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना वैल्यूज़ को। सो दिस इज 10.30, इसको उधर लेके चली गई इंटू 2, -1 को उधर लेके गई लेफ्ट हैंड साइड में +1, दोनों साइड स्क्वायर हटाया, रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया, फिर दिस इज -1 डिवाइडेड बाय 8 और ये हुआ 0.5। FR1 की वैल्यू आई 7.628, FR1 है 7.628 और ऑब्वियसली आप इसको 7.63 भी लिख सकते हो। तो क्या ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में 7.63 किया है, तो 7.63 यानी ऑप्शन भी सही है और सही होना भी था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपका सुपर क्रिटिकल स्टेट के कंडीशन में फ्राउड नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 निकल कर आएगा, तो आ रहा है ना 1 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्या बोला है इसमें। इन अ लाइन्ड रेक्टेंगुलर कैनाल, यहाँ पर लाइनिंग प्रोवाइड की गई है, सीपेज वगैरह ना हो उसके लिए, लॉसेस ना हो। फ्राउड नंबर ऑफ इनकमिंग फ्लो इज 3। तो आपको दे रखा है FR1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3। अब आपको बोला है अ हाइड्रोलिक जंप फॉर्म, एक हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन होता है जब वो पूल ऑफ वाटर को मीट करता है। ठीक है, द डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर द जंप फॉर्मेशन, मतलब पोस्ट जंप डेप्थ की बात कर रहा है। कितना दिया है, आफ्टर द फ्लो जंप, द डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर द जंप फॉर्मेशन इज 1.51। कितना दिया है, 1.51 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है फ्राउड नंबर ऑफ फ्लो आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप, इसका मतलब क्या है, FR2 पूछा है। तो देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस घुमा के आफ्टर द जंप फॉर्मेशन इट मीट्स द पूल ऑफ वाटर, सिंपल चीज़ है। क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लो एक बार, फिर रीड करके बता देती हूँ। फ्राउड नंबर ऑफ इनकमिंग फ्लो मतलब सुपर क्रिटिकल का दे रखा है आपको फ्राउड नंबर। फिर क्या बोला है, जंप फॉर्मेशन, ठीक है, द डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर द जंप फॉर्मेशन, पोस्ट जंप डेप्थ दे रखा है। और क्या पूछा है, फ्राउड नंबर ऑफ फ्लो आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप, FR2 दे रखा है। ठीक है, तो अब अगर मुझे FR2 निकालना है, इस एक्सप्रेशन को देखो, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को, आप देखो मैंने इसको इरेज नहीं किया है, अगर मुझे FR2 चाहिए तो एटलीस्ट मुझे y1 और y2 दोनों की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन में मैं एक ही अननोन को निकाल सकती हूँ ना। और अभी फिलहाल गिवन डेटा के हिसाब से यहाँ पर क्या क्या अननोन है, यहाँ पर y1 भी अननोन है और यहाँ पर FR2 भी अननोन है। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा y1, उसके बाद मैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके FR2 निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर y1 निकालने के लिए मैं ये इक्वेशन यूज़ कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन है, FR1 गिवन है, ठीक है,
y2 की वैल्यू गिवन है, तो सिर्फ मुझे y1 ही निकालना है, ठीक है। तो ये निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन यूज कर लो, y2 by y1 1/2 -1 प्लस रूट 1 + 8 FR1 का स्क्वायर। सो y2 1.51, y1 1/2 -1 प्लस रूट ओवर 1 + 8 FR1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेती हूँ मैं, -1 प्लस 1 + 8 × 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू निकल के आई 3.77, दिस इज 1.51 y1 और ये 3.77, तो यहाँ पर 1.51, ये आ गई y1 की वैल्यू 0.4 मीटर, ठीक है। यही वैल्यू निकल के आएगी, एक बार और चेक कर लेती हूँ क्योंकि दोबारा बड़ा इक्वेशन यूज़ करना है तो गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वेस्टेज है पूरा इतनी मेहनत करना। या 0.40031 आ रहा है, तो ये y1 की वैल्यू निकल कर आई। अब y1 आ गया, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके FR2 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अब y1 by y2 1/2 -1 प्लस रूट ओवर 1 + 8 FR2 का स्क्वायर जो वहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे मुझे y1 भी पता है कितना है, 0.4 है, y2 1.51 1/2 -1 प्लस रूट ओवर 1 + 8 FR2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.4 डिवाइडेड बाय 1.51 × 2, एक सेकेंड 0.40 × 2 डिवाइडेड बाय 1.51, ये वैल्यू आई 0.5298। उसके बाद इस 2 को भी उधर ले गई हूँ मैं, अब इस -1 को इधर लेके जाऊँगी तो +1, फिर ये दोनों साइड स्क्वायर करा, फिर -1 डिवाइडेड बाय 8.5, ये वैल्यू आ रही है 0.409, ऑप्शन में है कोई, 0.41 है तो ठीक है, 0.4093 आ रही है वैल्यू, FR2 की वैल्यू आ रही है 0.409, यानी कि ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, 0.41, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये 2 क्वेश्चन देखा, कुछ नहीं है, बस बैलेंसेस मोमेंटम इक्वेशन यूज करना है, गिवन डेटा ऐसे ही दिया रहेगा, प्री जंप पोस्ट जंप। अब क्वेश्चन नंबर 20 करो, वो बेसिकली बुकलेट का लास्ट क्वेश्चन है, बट मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी जो आपका भी 2020 में पूछा गया, ठीक है, हाइड्रोलिक जंप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो भी हम लोग डील कर लेंगे, डोंट वरी रिगार्डिंग इट। सो उसको भी डील कर लेते हैं, पहले आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन देखो। क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, अ हाइड्रोलिक जंप ऑकर्स इन अ रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल, ठीक है, व्हाट वुड बी द प्री जंप डेप्थ, प्री जंप डेप्थ की वैल्यू पूछा है, मतलब y1 पूछा है, y1 की वैल्यू क्या होगी इफ डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कितना दिया है, 2 m³ पर सेकेंड पर मीटर, और एनर्जी लॉस दिया है 1 मीटर। अब बताओ कैसे निकालोगे, एनर्जी लॉस 1 मीटर दिया है, तो आपको एक्सप्रेशन क्या पता है, y2 - y1 का क्यूब अपॉन 4 y1 y2 इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इसको अगर आप देखो तो ऐसे ही लिख सकते हो, y2 - y1 का क्यूब इज इक्वल टू 4 y1 y2। दूसरा इक्वेशन दिया है, सिर्फ q की वैल्यू दे रखी है, तो आपको मैंने एक एक्सप्रेशन बताया ही हुआ है, 2q² / g y1 y2
y1 प्लस y2, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाय जी y1 y1 प्लस y2। अब देखो दो इक्वेशन है, टिपिकल इक्वेशन है, हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व होगा। इस इक्वेशन का और कुछ भी नहीं कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से बस सॉल्व करके देख सकते हो और बता सकते हो कि क्या वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, तो दो इक्वेशन बता दिया। यहाँ पे ऑप्शन वाला क्वेश्चन है क्या ये? ओके, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये। तो पहले तो मैं आपको इसका शॉर्टकट निकालते हैं अपन, पर पहले आप मुझे बताओ कि लेट अस सपोज, देखो एक ऑप्शन तो ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, y1 की वैल्यू पूछा है। तो आप ये कर सकते हो थ्रू ऑप्शंस, अगर आपको जाना है तो, कि आपको जो भी y1 की वैल्यू उठाते जाओ, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एक गिवन इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करके y2 निकालो। लेट अस सपोज आपने इस इक्वेशन में y1 की वैल्यू एक ऑप्शन की निकाली, ठीक है, और सब्सटीट्यूट की, उससे आपको क्या मिला, y2 मिला। पहली वाली इक्वेशन एनर्जी लॉस में y2 और y1 की इक्वेशन मिल गई, वैल्यूज पुट करो और देखो 1 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में y1 की वो सही है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन अब हिट एंड ट्रायल लगाकर y1 की वैल्यू निकालने से बेटर है कि ऑप्शंस के थ्रू प्रोसीड करो। किसी एक इक्वेशन से ऑप्शंस उठाओ, y1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके y2 निकाल लो और दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके देखो जो गिवन डेटा, लेट अस सपोज यहाँ पर आपने y1 y2 की वैल्यू y1 रखकर y2 निकाला, उल्टा करो तो आपको y2 की वैल्यू मिली। उस इक्वेशन में यहाँ पे y1 y2 पुट करके देखो q की वैल्यू आ रही है कि नहीं, जो क्वेश्चन में गिवन है आ रही है, मतलब वही गिवन आपकी वैल्यू होगी y1 की। ठीक है, उस तरीके से सॉल्व कर लो तो बेटर होगा। तो इसका आंसर सॉल्व करके मुझे बताओ, वैसे तो आ जाएगा कोई भी एक, पहले आप लोग एक बार खुद ऑप्शंस के थ्रू ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो 1 मिनट के लिए और जो मेथड मैंने बताई है उससे ट्राई करो। किया ट्राई? चलो अब एक बार मैं भी आपके साथ कर देती हूँ एक बार ट्राई। क्या है पहला ऑप्शन, ऑप्शन दिया है 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर को सब्सटीट्यूट करते हैं, इसमें सब्सटीट्यूट करती हूँ। ठीक है, y1 की वैल्यू 0.2 मीटर सब्सटीट्यूट करके y2 निकालते हैं। सो ये हो जाएगा 8/9.81 एंड दिस विल बी 0.04, क्योंकि ये y1 का स्क्वायर है, सो इट विल बी 0.04 और यहाँ पर होगा y2 प्लस y2 का स्क्वायर इंटू 0.2। तो यहाँ से मैं y2 की वैल्यू निकाल के बताती हूँ आपको कैलकुलेटर से। यहाँ से y2 की वैल्यू, ये डिवाइडेड बाय 9.81 कितना होता है, 0.815। दिस वैल्यू इज 0.815। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। दिस इज 0.2 0.04 माइनस 0.815। यहाँ से y2 की वैल्यू आ रही है 1.92 मीटर। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देखो क्या है, 1.92 माइनस 0.2 का क्यूब, अप्रॉक्सीमेटली 0.9 समथिंग भी आएगी तो 1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0.8154 समथिंग आ रहा था। ठीक है, सो y1 कितना है 0.2 और ये 1.92। कैलकुलेट करते हैं, 1.92 माइनस 0.2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.2 इंटू 1.92, वैल्यू आ रही है 3.3127। गलत हो गया, इतनी वैल्यू तो आती ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी ना। y2 कितना पुट किया मैंने 1.92 और y1 की वैल्यू पुट की 0.2, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 3.3127 आया ना कितना चाहिए था 1 या 0.9 समथिंग आना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सेकेंड ऑप्शन बी की वैल्यू, बी ऑप्शन में दिया 0.3 पुट करके बताओ। चलो 0.3 पुट करके बताओ बी की वैल्यू, मैं ही कर देती हूँ, 1 मिनट इसको इरेज कर दूँ। अब इसको इरेज कर रही हूँ और इसकी जगह 0.3 सब्सटीट्यूट करते हैं। सो आई सब्सटीट्यूट 0.3। अच्छा यहाँ पे इतनी वैल्यू तो सेम ही आएगी, कितनी आई थी 0.815 आई थी ना, 0.815, ये हो जाएगा 0.09 और ये हो जाएगा y2 का स्क्वायर, ये y2 था, y1 का स्क्वायर था तो 0.09 y2
और यहाँ पर था y2 का स्क्वायर 0.3। अब यहाँ से y2 की वैल्यू निकालनी है। चलो वैल्यू निकालते हैं इसकी। 0.3 0.09 माइनस 0.815। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1.505, सो आई टेक इट एज 1.51 मीटर। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं कितना हो जाएगा 1.51 माइनस y1 कितना है 0.3 का क्यूब अपॉन 4 इंटू 1.51 इंटू 0.3, सो दिस विल बी 1.51 माइनस 0.3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.51 इंटू 0.3। तो ये वैल्यू आ रही है 0.977, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन विल बी 0.3 मीटर, यानी ऑप्शन भी आपका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। अब ये तो मैंने बुकलेट के पूरे क्वेश्चंस की बात कर लिया हम लोग ने। लास्ट वाले में शायद पॉइंट 2 में मैंने पे 4 डिवाइड किया था कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर, चेक कर लेना। बट एनीवेज फिर भी हमारा नहीं आ रहा था जो आंसर आना था, चेक कर लेना। जब हम लोग ने y की वैल्यू 0.2 पुट की थी, मैंने 4 से डिवाइड किया था कि नहीं, जस्ट टेक इट आउट। बट मैंने आपको बता दिया अप्रोच कैसे सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन है जो इस बार आया है विच इज़ नॉट देयर इन द बुकलेट, आपका आफ्टरनून सेशन में पूछा गया है, उसकी अप्रोच मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस, फिर मैं आपको उसकी अप्रोच बताती हूँ। फाइन, चलो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, आई हैव इट इन माई मोबाइल। क्वेश्चन है, आई राइट इट फास्टली। हाइड्रोलिक जंप, इंक लाइट हो गया है। A hydraulic jump occurs in a triangular, ब्रैकेट में लिखा है V shaped है, V shaped channel with side slopes 1:1 vertical टू हॉरिजॉन्टल, शॉर्ट में लिख दिया। अब बोला द सीक्वेंट डेप्थ्स आर 0.5 मीटर एंड 1.5 मीटर, फुल स्टॉप। द फ्लो रेट इन द चैनल, मीटर क्यूब पर सेकेंड में निकालना है, करेक्ट अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। द फ्लो रेट इन द चैनल इज, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी कि जल्दी जल्दी में आपने यही नहीं पढ़ा कि कौन से शेप की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्योंकि हमारी हैबिट है, बट ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम रेक्टेंगुलर पूछता है, तो वी डोंट बॉदर टू सी व्हाट शेप ऑफ द क्वेश्चन इट इज आस्किंग। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्राइंगुलर चैनल की बात की गई है। ठीक है, तो बना के दिखाती हूँ। दिस इज ट्राइंगुलर शेप ऑफ द चैनल। डेप्थ ऑफ फ्लो, देखो दोनों केस में आपको साइड स्लोप कितना दिया है, 1:1 दिया है। ठीक है, तो ये भी y होगा, लेट अस सपोज ये y1 है, तो ये भी y1 होगा, एंड दिस इज y1। ठीक है, बेसिकली अब मुझे नहीं लगता आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें y1 कौन सा और y2 कौन सा। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो सुपर क्रिटिकल की डेप्थ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द सब क्रिटिकल डेप्थ। सो y1 इज व्हाट 0.5 मीटर एंड y2 क्या है 1.5 मीटर। अब आप याद करो आज के ही सेशन में मैंने पहले आपको एक इक्वेशन डिराइव किया था, एंड आई टोल्ड यू इट इज़ फॉर एनी शेप ऑफ द चैनल। कोई भी शेप के लिए बेसिकली आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग बात कर लेते हैं, कोई भी शेप की अगर बात करूँ तो क्या होता है, ये Q² अपॉन GA प्लस AY बार, ये होता है। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में बेसिकली निकालना क्या है, मुझे निकालना है फ्लो रेट इन मीटर क्यूब। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था, मैंने लिखा नहीं है,
फ्लो रेट इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डिस्चार्ज निकालना है। एंड बाकी वैल्यू हमको गिवन है। कैसे? अगर मैं आपको नॉर्मल एरिया पूछूं तो आप क्या बोलोगे? हाफ जनरल बेसिस। यहाँ पर एम वाई होता तो एम की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। सो हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो A1 हो जाएगा y1 स्क्वायर, A2 क्या हो जाएगा? y2 स्क्वायर। ठीक है। और अगर y बार की बात करें तो टॉप से अगर आप लोगे y1 बार हो जाएगा y1/3। ठीक है। एंड सिमिलर फैशन में y2 बार होगा y2/3। ठीक है। तो अब दोनों सेक्शन की बात कर लेती हूँ। A1 y1 बार इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी A2 प्लस A2 y2 बार। अब वैल्यूज बस सब्स्टिट्यूट करना है। क्यू स्क्वायर बाई जी को कॉमन ले लेती हूँ, 1 अपॉन A1, y1 स्क्वायर है, y1 स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन A2, A2 हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? A2 y2 बार, A2 कितना है? 1.5 का स्क्वायर, और यहाँ पर होगा 1.5/3 माइनस A1 y1 बार। सो A1 की जगह y1 स्क्वायर होगा, y1 स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, और ये 0.5/3। ठीक है। अब इसको निकालते हैं, इसका आंसर। दिस इज 1.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और इसकी वैल्यू निकल के आती है 1.083। ठीक है। इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन 0.5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1.5 का स्क्वायर, यह आया 32.9, इट इज़ 3.555 आ रहा है, तो 56 ले लिया। अब इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करती हूँ। ये हो जाएगा यहाँ पर आकर 1.083 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 3.56.5, ये वैल्यू आ रही है 1.727। सो दिस इज 1.73 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका आंसर निकल के आएगा। सिंपल। तो देख रहे हो एक्सप्रेशन एकदम सिंपल था। अरे इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर कैसे सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल था अगर मैंने इसको वर्चुअल कैल्सी में सॉल्व किया। गलती क्या करके आओगे? y1 बार y2 बार में गलती कर दोगे। बहुत स्टूडेंट्स करके आए, बिकॉज आई नो दैट्स वाई। या रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन का फॉर्मूला लगा लिया, या फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर दी। सिंपल है, बस इन चीज़ों को वर्चुअल कैल्सी में आपको सॉल्व करते हुए आना चाहिए। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कोई भी चीज़ की नीड नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। बाकी चीज़ें सिंपल है इस क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन आया है 2019 में, लास्ट क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो आई थॉट कि वो क्वेश्चन एक बार डील कर लो तो बेटर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। हाइड्रोलिक जंप का क्वेश्चन आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे 2019 में भी हाइड्रोलिक जंप का पूछा है, 20 में भी पूछा है, सो उसको भी डील कर लेते हैं। ठीक है। आई डील दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन एक्चुअली बुकलेट में इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना देती हूँ आपको आपको मिल जाएगा। ये गेट 2019 का क्वेश्चन है। दिस इज गेट 2019 क्वेश्चन। मैं आपको डायग्राम बना के बता देती हूँ। दिस इज बेसिकली गिवन डाटा लिख दूंगी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज 23 सेंटीमीटर M3 प्रोफाइल। यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन हुआ है। ये एक स्पिलवे है। चलो
ये डेटा है, ये बेसिकली एक फिगर है। अब इसके बारे में जो जो चीज़ें लिखी है उसको डील कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, मिल भी जाएगा आपको, गेट 2019 का क्वेश्चन है। बोला है एट द फुट ऑफ स्पिलवे वाटर फ्लोज एट अ डेप्थ ऑफ, अब ये स्पिलवे के फुट में वाटर फ्लो कर रहा है कितने डेप्थ से, 23 सेंटीमीटर के डेप्थ से, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 8.1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी निकल कर आई कितनी, 8.1 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है द फ्लो एंटर्स एज एन M3 प्रोफाइल, ये जो फ्लो प्रोफाइल बनी है, M3 मैं आपको बता चुकी हूँ M3 की बात कब हुई थी, ठीक है। M3 फ्लो प्रोफाइल बनी है इन द लॉन्ग वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। अब यहाँ पे लॉन्ग वाइड बोला है, मतलब मुझे क्या लेना है, ऑब्वियसली मेरे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए जब यहाँ पे लॉन्ग वाइड रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन बोला है और विड्थ का कुछ भी नहीं गिवन है, तो आने वाले टाइम में मैं आर की वैल्यू जहाँ भी ज़रूरी होगी वहाँ पे वाई लूँगी। आई टोल्ड यू दिस। अब क्या बोला है, इन द लॉन्ग वाइड रेक्टेंगुलर चैनल बेड स्लोप दिया है और मैनिंग्स की वैल्यू दी गई है। तो बेड स्लोप दिया है कितना, 1/1800 और मैनिंग्स एन दिया है 0.015। जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं लिखवा दे रही हूँ, टेंशन मत लो। अ हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द स्पिलवे। Assume acceleration due to gravity as 9.81 meter per second square. Just before the hydraulic jump, the depth of flow y1 निकालना है। देखो कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि आप देख रहे हैं आपको फुट ऑफ स्पिलवे में डेप्थ है 23 सेंटीमीटर, वेलोसिटी इसके करस्पॉन्डिंग दी गई है 8.1 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक लॉन्ग वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, तो ठीक है हमें पता ही है लॉन्ग वाइड रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के केस में आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, वाई के इक्वल हो जाती है। ये चीज़ तो मुझे पता है। फिर मुझे ये भी दिया है क्वेश्चन में, चैनल बेड स्लोप है 1/1800, ठीक है, चैनल बेड स्लोप लिया 1/1800, मैनिंग्स एन की वैल्यू दी है 0.015, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी गिवन है। आपको पूछ रहा है हाइड्रोलिक जंप ऑकर करने से पहले y1 की वैल्यू कितनी होगी। अब बताओ इसको देखकर कि पहले मुझे y1 की वैल्यू कैसे मिलेगी, यही तो लिखा है ना क्वेश्चन में। ये देखो बता देती हूँ क्या बोला आखिरी में, जस्ट बिफोर द हाइड्रोलिक जंप द डेप्थ ऑफ फ्लो y1। इवन क्वेश्चन में मार्क करके आपको ये दिखा भी रखा है, क्वेश्चन मार्क करके। तो अब मुझे आप एक बार इस फिगर को देखो, फर्स्ट यू हैव टू अप्रोच, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इतने क्वेश्चंस बता दिए, आप मुझे बताओ यहाँ पर आप कैसे y1 की वैल्यू निकालोगे, हाउ यू विल कैलकुलेट y1। थिंक एटलीस्ट वंस, यहाँ पे क्या बैलेंजर्स मोमेंटम इक्वेशन लगेगी, क्या लगेगा, बेसिकली y1 कैसे मिलेगा आपको, थिंक वंस। ओके टेल मी फास्ट कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ओके मुझे यहाँ पर वेलोसिटी पता है, यहाँ पे मुझे क्या पता हुआ, डेप्थ पता है 23 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर मैं q निकालूँ, स्मॉल q डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, इट विल बी v इंटू वाई, यानी कितना हो जाएगा 0.23 इंटू 8.1। तो कितना हो जाएगा 0.23 इंटू 8.1, यानी कि वैल्यू आई 1.863 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ये वैल्यू मिली। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले, क्या कि ये स्पिलवे एक बार आपको और ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बात बतानी है आपको कि ये जैसे कि ये फ्लो हो रहा है, इट फ्लोज विथ M3 फ्लो प्रोफाइल। आपको पता है ये डेप्थ y1 होगी, फिर हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा और यहाँ पर आपको डेप्थ y2 मिलेगी, ठीक है। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो फ्लो प्रोफाइल है वो M3 फ्लो प्रोफाइल है। तो अगर मैं इसको बुकलेट को साइड करूँ, अगर मैं आपको इसमें वापस वही चीज़ दिखा रही हूँ जो हम लोग ने कर रखा है, क्या M3 फ्लो प्रोफाइल है, M3 फ्लो प्रोफाइल है। क्या पता है हमको यहाँ पर CDL और NDL, ये चीज़ तो हमने पढ़ रखी है पहले। क्या पढ़ रखा है हमने कि माइल्ड स्लोप के केस में CDL से NDL ऊपर होता है। तो ये देखो NDL ऊपर है, दिस इज नॉर्मल डेप्थ लाइन एंड दिस इज क्रिटिकल डेप्थ लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो y2 होगा, जो आपकी y1 के कॉन्जुगेट डेप्थ होगी y2, दैट विल बी नथिंग बट, वो क्या होगी, दिस विल बी व्हाट,
दिस विल बी नॉर्मल डेप्थ वाई नॉट, या इसको वाई एन से डिनोट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि मुझे ये चीज़ तो पता चल गई कि M3 में क्या हुआ, हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता चुका है फ्लो स्टार्ट होगा नॉर्मल डेप्थ से और वो मिलने की कोशिश करेगा नॉर्मल डेप्थ को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो y2 है इट करस्पॉन्ड्स टू नॉर्मल डेप्थ। तो कहीं से अगर मुझे y2 की वैल्यू मिल जाए तो मैं बैलेंजर्स मोमेंटम इक्वेशन लगाकर y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब y2 निकालने के लिए आप देखो, आपको क्या पता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। आपने क्या किया, इसको q लिख लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/n r की पावर 2/3 y0 की पावर 2/3, क्योंकि मुझे पता वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है और एरिया का भी एक y यहाँ पर आएगा y0, ठीक है। 1/n r की पावर 2/3 s0 की पावर हाफ, ठीक है। तो अब Q की जगह क्या लिखा है 1.863 1/0.015। यहाँ पर y0 की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी 5/3 और ये S0 कितना है 1/1800 की पावर हाफ। इसको सॉल्व करो और y0 की वैल्यू कैलकुलेट करो। सो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y0 फ्रॉम हियर। कितनी आएगी वैल्यू 1.863 इंटू 0.015 इंटू 1800 की पावर हाफ 0.5 और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है 1 है। तो ये वैल्यू आई 1.185। अब होल की पावर कितना कर दूंगी मैं 3/5। सो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.107 मीटर। ये क्या निकल कर आई y0 नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, या आप इसको क्या बोल सकते हो y2, यू कैन टेल इट एज y2। अब मुझे y2 पता चल गया है तो अब मैं y1 निकाल सकती हूँ, बट ऑब्वियस सी बात है क्या यूज करके, बैलेंजर्स मोमेंटम इक्वेशन यूज करके। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी y1 बाय y2 1/2 माइनस 1 प्लस रूट ओवर 1 + 8 FR2 का स्क्वायर। y1 निकालना है, y2 कितना हुआ 1.107/2 माइनस 1 प्लस रूट ओवर 1 + 8 FR2 भी निकाल सकती हूँ मैं, प्राउड नंबर एट सेक्शन 2 कितना होता है, पहले FR2 की बात करूँ, ये कितना होता है v√/gy। क्यों मैंने डायरेक्टली लिख दिया, बिकॉज आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है। v√/gy और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ q/y√/gy। फिर क्या लिखा जा सकता है, प्राउड नंबर का स्क्वायर हो जाएगा q² g/q। अब q की जगह क्या लिख लूँगी 1.863 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 और y1 की जगह y की जगह क्या हो जाएगा y2 का क्यूब, कितना है ये 1.107 का क्यूब। तब इसको सॉल्व कर लेती हूँ इस वैल्यूज को। 1.863 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 1.107 का क्यूब, तो ये वैल्यू निकल कर आई प्राउड नंबर के स्क्वायर की कितनी 0.261। और आप देख लो ये वैल्यू लेस देन 1 निकल कर आनी भी चाहिए, तो प्राउड नंबर का स्क्वायर है ना, अगर वो भी करूँगी तो वो भी कम ही निकल के आएगा, लो 0.5 ही निकल के आ रहा है। सो FR2 का स्क्वायर कितना है 0.261। चलो अब इसको सॉल्व किया जाए, 1.107 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 प्लस रूट ओवर 1 + 8 इंटू 0.261। तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है y1 की कितनी वैल्यू आ रही है 0.419 मीटर, यानी 0.42 मीटर ये वैल्यू आ रही है। अब क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी कि वैल्यू पूछी गई थी, मतलब ऑप्शन वाला था क्या, नहीं,
जस्ट आंसर राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 0.419 आ रहा है, सो आई हैव रिटन 0.42 मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी भी तरीके से वो आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है रिगार्डिंग रैपिडली वेरिड फ्लो। अब वो एनर्जी लॉस भी दे देगा, क्यू की वैल्यू दे देगा, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हम लोग ने किया था ना पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 था जो हमारा, वो क्वेश्चन देखा। ठीक है, और मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करके दिखा दिए, ये 2019 का और इससे पहले वाला 2020 का क्वेश्चन सिमिलर फॉर्मेट में पूछा गया। ठीक है, सो नाउ हमने रैपिडली वेरिड फ्लो भी कंप्लीट कर लिया पूरा जितना इंपॉर्टेंट था। अब एक टॉपिक है अनस्टेडी फ्लो सर्जेस का, बहुत ही सिंपल है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट बिकॉज अभी तो फिलहाल लास्ट 5 years में उससे कोई एकदम क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सिंपल टॉपिक है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा उसको जितना इंपॉर्टेंट था। और अगर आप अभी देखोगे क्वेश्चन हाल फिलहाल में, लाइक अभी 2020 में जो क्वेश्चन आया है, तो वो बेसिकली हाइड्रोलिक जंप से और एक सिंपल क्रिटिकल वेलोसिटी का 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था, और कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आया इसके रिगार्डिंग। तो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, एक लास्ट टॉपिक है अनस्टेडी फ्लो सर्जेस, बहुत ही सिंपल टॉपिक है वो। बेसिकली अभी तक आपको एक हिंट दे देती हूँ, कोई उससे रिलेटेड अगर डाउट आता है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिन है नीचे, पूछ लीजिएगा। बाकी बहुत ही सिंपल टॉपिक है वो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है, उसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो या रैपिडली वेरिड फ्लो, वो नॉन यूनिफॉर्म स्टडी फ्लो की बात की थी। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म अनस्टेडी फ्लो की बात करना है तो वो अनस्टेडी फ्लो होता है सर्जेस। अब ये सर्जेस क्या होती है, एक हिंट पूरा देख ब्रीफिंग करके चली जाती हूँ कि बेसिकली जब आप ओपनिंग करते हो गेट की, सडन ओपनिंग करते हो या सडन क्लोजिंग करते हो गेट की, उस कंडीशन में क्या होता है, वेव्स का फॉर्मेशन होता है, सर्जेस का फॉर्मेशन होता है। तो कभी कभी सर्ज फॉर्म होती है, तो ऐसी सर्ज होती है जो अपवर्ड्स मूव करती है, एक ऐसी सर्ज होती है जो डाउनवर्ड्स मूव करती है। यही जस्ट सिंपल टॉपिक है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म तो है ही, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि फ्लो पैरामीटर्स जो हैं, फ्लो पैरामीटर्स स्पेस के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहे हैं और अनस्टेडी भी है, यानी फ्लो पैरामीटर्स टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में आपको चेंजेस मिल रहा है, पहली चीज़। अब इसमें क्या होता है, जब आप सडन ओपनिंग या सडन क्लोजिंग करते हो गेट की, तो आपका सर्जेस का फॉर्मेशन होता है। अगर सर्ज के फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, डेप्थ इंक्रीज हो रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में, तो वो पॉजिटिव सर्ज है, और अगर डेप्थ डिक्रीज हो रहा है तो वो नेगेटिव सर्ज है। अब पॉजिटिव सर्ज अपवर्ड भी मूव कर सकती है, अपस्ट्रीम, पॉजिटिव सर्ज डाउनस्ट्रीम भी मूव कर सकती है। ये 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस निकल के आते हैं। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, कोई है ही नहीं, 4 केसेस है, पॉजिटिव सर्ज मूविंग अपस्ट्रीम, पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउनस्ट्रीम, नेगेटिव सर्ज मूविंग अपस्ट्रीम, नेगेटिव सर्ज मूविंग डाउनस्ट्रीम। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ब्रीफिंग तो मैंने कर दी, स्पेस के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं। पहली चीज़, सडन ओपनिंग या क्लोजिंग करते हो गेट्स का, या पार्शियली भी ओपनिंग या क्लोजिंग करते हो, देन ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ सर्जेस टेक्स प्लेस। ठीक है, डेप्थ में इंक्रीज आता है, इंक्रीज निकल कर आता है पॉजिटिव सर्ज है, डिक्रीज निकल के आता है नेगेटिव सर्ज है नॉर्मली। ठीक है, सिंपली टॉपिक है, एक बार रीड कर लोगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स था और जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स से जो पूछे गए थे, वो पूरा ओपन चैनल फ्लो में हम लोग ने इन लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये जो पूरी सीरीज़ हमने ओपन चैनल फ्लो की होगी, ये बहुत ही आपने थारोली इसको एंजॉय किया होगा। एंड मेनी स्टूडेंट्स, मैं देखती रहती हूँ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग हमेशा रिप्लाई करते हो। इट्स वेरी गुड कि आप लोग सिंसियरली एंड विथ अ ग्रेट एंथुजियाज्म अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्मूथली कर रहे हो। आई जस्ट लाइक दैट वेरी मच। सो अब मैं चाहूँगी कि देखो रैपिडली वेरिड फ्लो के मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लिए। अब सिंपल बैलेंजेस मोमेंटम इक्वेशन के क्वेश्चन है, y1 दिया है, y2 पूछा है, हिट एंड ट्रायल के क्वेश्चन हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। अगर अभी तक आप सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो और अभी तक आपने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए, सो आई वांट कि वो पूरा पेंडिंग पार्ट जो आपका है वो अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी नथिंग विच शुड बी पेंडिंग। और रही बात, देखो अब कंसेप्ट्स पूरे हो चुके हैं, जितनी कंसेप्ट्स की बात करनी थी सब कुछ हो चुका है, अब बस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने। मैंने आपको पूरे कंसेप्ट्स, चाहे वो जीवीएफ की बात हो, चैनल ट्रांजिशन की बात हो, सब कुछ समझा दिया था। ठीक है, अब आपको सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ और करो ना करो, गेट की प्रीवियस ईयर लगा लो, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। ठीक है, उसको ही 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो बहुत अच्छा है, आपकी परफॉर्मेंस को, प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। मैं
हमेशा ही बोलती हूँ, जैसे आप लोग मुझे मैसेज करते हो, पूछते हो कि क्या करें, तो कुछ नहीं है, आपका हो चुका है, गेट के प्रीवियस ईयर्स लगाओ और मोर एंड मोर टेस्ट सीरीज दो. इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि अगर कोई नया क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो जब आपका दिमाग लगता है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब आप कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हो एंड यू गेट अ राइट आंसर, और तो एक अलग ही खुशी मिलती है. और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं ना, गलत आंसर आया तो क्या हुआ, आखिरी में बाद में तो टेस्ट सीरीज में सॉल्यूशन होता है, देखना कि कहाँ आपका कंसेप्ट लगाने में या कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक्स निकल कर आ गई. ठीक है, अब वो सब आपका पार्ट है. अब मेरे साइड से तो मैंने ओपन चैनल फ्लो में जितना इंपॉर्टेंट था क्रैश कोर्स के लिए उतना सब कुछ करा दिया है आपको. ठीक है, अब आपका काम है कि आप इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करो, क्योंकि देखो इस बार हाइड्रोलिक मशीन्स हट गया है, तो चांसेस हैं कि ओपन चैनल फ्लो में से ज़्यादा वेटेज हो सकता है. आई कैंट बी श्योर, बट या डेफिनेटली आप देख भी रहे हो कि अब हाइड्रोलिक मशीनरी हट गया है तो चांसेस है. और अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी उठा के देख लो तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस की चीज़ें पूछ ली हो. तो बस इसमें कंसेप्ट्स को थोड़ा ध्यान में रखो. फॉर्मूला भूल भी गए तो डिराइव कर लेना, ठीक है, बट उसको फिर लास्ट के लिए रख लेना मार्क फॉर रिव्यू में. ठीक है, और उसके बाद में डिराइव कर लेना कंसेप्ट्स पता है तो. क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है. पेंडिंग मत छोड़ना. आज कंप्लीट हो गया तो आज के आज ही आप जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है रैपिडली वैरिड फ्लो, जीवीएफ, सबके कंप्लीट कर लेना. ठीक है, सो दैट यू कैन मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. ओके, सो आई गेस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अब हमारा ओपन चैनल फ्लो का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो गया है. आई गेस यू थॉरली एंजॉयड बिकॉज आई एंजॉयड टीचिंग यू ऑल विद ग्रेट enthusiasm and energy. So hope to see you guys soon. Till then, revise this, better take care of yourself, and now there is less time left क्योंकि अब ऑलमोस्ट हमारा नवंबर स्टार्ट हो गया एंड इट्स लाइक हाफ ऑफ नवंबर एंड देन दिसंबर, जनवरी, सो लाइक 2.5 months लेफ्ट. तो अब थोड़ा अपनी परफॉर्मेंस को गियर अप करो बिकॉज सीरियसली अब आपके पास टाइम कम आ गया है. तो फटाफट अपने सब्जेक्ट्स को क्या करना है, आपको रिवाइज भी करना है. आई गेस मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, रिविजन नहीं करोगे भूल जाओगे. अब जैसे कि मैंने एनवायरनमेंट पढ़ा दिया था आपको, ऑलमोस्ट 5 अक्टूबर तक हमारा कंप्लीट हो गया था. फिर हमारा ओपन चैनल फ्लो स्टार्ट हुआ है, या बाकी सब्जेक्ट्स भी जैसे अभी आपके चल रहे हैं जियोटेक वगैरह. तो ऐसा नहीं है कि आप एनवायरनमेंट को भूल जाओ या आरसीसी को भूल जाओ, फिर आप फिर से नए सिरे से करोगे, आपको दोबारा ये सब पढ़ना पड़ेगा. तो इट्स बेटर कि एटलीस्ट रोज हाफ एन आवर टाइम दो, कुछ क्वेश्चंस उसके रिलेटेड लगाओ, ताकि आपका बाकी सब्जेक्ट से भी लिंकअप बना रहे. अदरवाइज आप सब्जेक्ट्स कंप्लीट तो करते जा रहे हो बट वो पीछे चले जाते जा रहे हो, फिर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, देन लास्ट मोमेंट यू विल बी इन ट्रबल. सो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द की टू सक्सेस. बार बार बोल के जा रही हूँ क्योंकि आई नो दिसंबर में आके आप लोग हर बार ऐसे करते हो, मैम याद तो है पर क्वेश्चंस लगाते टाइम दिमाग में नहीं आ रहा है, चीज़ें याद नहीं आ रही है. ये सब नहीं हो, इसलिए बेटर है उस टाइम डिमोरलाइज होने से अच्छा अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, रोज एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 hour उन सब्जेक्ट्स के रिवीजन के लिए दो जो आप पहले ही कवर अप कर चुके हो. ठीक है, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल एट द वेरी लास्ट मोमेंट. ठीक है, ये मेरी एक एडवाइस है, इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो. ओके, सो this is me signing out. Take care of yourself, that is very important in this pandemic, and study very hard. Take care, bye bye.